अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसन चुगताई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर ज़मीन का वो खिता है जिसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है और कुछ जो है तो इंडिया के पास है। अब पाकिस्तान के पास है जिससे उसे हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, और इंडिया के पास जो है तो उसे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। बेसिकली इंडिया वाले भी हमारा जो आज़ाद कश्मीर है उसको POK ही कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। बेसिकली वो भी ये कहते हैं जी पाकिस्तान इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर, और हम उनका कहते हैं जी कि इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये तो क्योंकि एक डिबेट है, बड़े अरसे से चल रही है एक जंग की उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली ये डिस्प्यूटेड एरिया है, तो वो ये क्लेम करते हैं हमारा है, हम क्लेम करते हैं हमारा है। खैर, कश्मीर एक बड़ी यूनिक जगह है क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन इन द वर्ल्ड। अब किसी एक मखसूस इलाके में इतनी ज़्यादा फ़ौज कहीं पे भी तैनात नहीं है जी। अब आप ये देखें कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसमें कितनी ज़्यादा फ़ौज है। ज़ाहिर है कश्मीरियों पे अच्छा खासा जुल्म हो रहा है और हमेशा से होता आ रहा है 1947 के बाद भी, क्योंकि 47-48 की जो जंग हुई थी वो भी ऑब्वियसली कश्मीर पे ही हुई थी। तो अब आप नाज़रीन कराम ये देखें कि पाकिस्तान की सारी जो फ़ौज है वो लगभग 7-7.5 लाख के लगभग है, ठीक है, पूरी फौज पूरे मुल्क की। और इंडिया ने 7 लाख तो सिर्फ जो है तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो है तो लाख इन्होंने उधर रखी हुई है। अब आप ये देखिए कि इतनी बड़ी फौज, इतनी ज़्यादा फौज अगर आप एक किसी खित्ते में रखते हैं तो इसका मतलब है उसकी कोई तो अहमियत है ना, कोई तो उसकी ये जो है तो वजह होगी ना। अब इस लॉजिक का राज ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश को बड़ा नुकसान हुआ था, तो उन्होंने ये सोचा कि भाई अब बरसगीर में हमारा गुजारा तो है नहीं, तो इस बिहाफ पे इन्होंने ये किया कि भाई बोरिया बिस्तर बांधा, खुद निकल गए। और वापस जाने का जब सोचा तो उन्होंने कहा यार कि जाने से पहले पाकिस्तान और इंडिया को जो है तो हम पावर जो है तो ट्रांसफ़र कर जाते हैं। अब पावर्स ट्रांसफ़र करने का फार्मूला ये था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी होंगे, जो एरियाज़ होंगे वो हम पाकिस्तान को दे देते, उसके पास चले जाएंगे, और जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ होंगे वो इंडिया के पास चले जाएंगी। और जो शाही रियासतें होंगी, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके बारे में कि उनके पास चॉइस ये होगी, हम उनको चॉइस देते हैं भाई कि आप इल्हाक कर लें या पाकिस्तान के साथ या फिर इंडिया के साथ, ठीक है, या आप तीसरी चीज़ ये भी है कि आप अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। अब ये जो फार्मूला था बेसिकली जो डिज़ाइन किया गया था ये सर रेडक्लिफ ने किया था। अब कश्मीर एक शाही रियासत थी, ज़ाहिर प्रिंसली स्टेट थी, और इसकी 80 to 85% जो पॉपुलेशन थी वो मुसलमान थी। मगर मसला ये था कि इसका जो राजा था, राजा हरी सिंह, वो हिंदू था। अब राजा हरी सिंह ना तो पाकिस्तान के साथ आना चाहता था क्योंकि वो खुद हिंदू था, ठीक है, और ना ही वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहता था क्योंकि इंडिया के साथ इल्हाक करने से उसे एक डर था कि भाई उसकी जो पावर है वो छिन जाएगी, ज़ाहिर वो राजा नहीं रहेगा। तो राजा साहब ने एक जो है तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, जिसका मतलब ये था कि भाई हम जो है तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। अब इस एग्रीमेंट पाकिस्तान, ये जो एग्रीमेंट था उसमें पाकिस्तान ने तो साइन कर दिया कि भाई आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते रहें, ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन इंडिया ने उस पर साइन नहीं किया। अब 1947 में, अक्टूबर 1947 में जो है तो कुछ पश्तूनों ने कश्मीर पर हमला कर दिया जो कि NWFP से बिलोंग करते हैं। NWFP नाज़रीन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये जो है तो पहले KPK का नाम था, खैबर पख्तूनख्वा को पहले NWFP कहा जाता था। अब इन्होंने जो है तो हरी सिंह की फ़ौज को काफ़ी प्रेशराइज किया, और इस प्रेशर में आगे राजा हरी सिंह ने नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन को, जो उस वक्त के इंडिया के गवर्नर जनरल थे, इनको ख़त लिखा कि भाई मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, हमें आके इनसे बचाएं। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल हम आपको ज़रूर बचाएंगे, मगर हमारी एक कंडीशन है। अब वो कंडीशन क्या थी? वो कंडीशन ये थी कि अगर कश्मीर को इंडिया में आप शामिल कर लें और जो है तो हम कश्मीर की जो है तो मदद करने को तैयार हैं। अब हरी सिंह जो था वो काफ़ी अंडर प्रेशर था, उसने कहा कि भाई मैं इंडिया से सीट तो कर लूँगा, आप अपनी फोर्सेस कश्मीर तो भेजें। अब वो लड़ाई आज आपको पता है नाज़रीन 70-75 साल हो गए, तो ये लगी हुई है, ये जारी है, ये ख़त्म नहीं हो रही है। अब इंडिया पाकिस्तान में जो पहली जंग हुई 1947 से 1948 वो भी कश्मीर पे ही मबनी थी, सबको पता है, ठीक है। फिर 1995 की जो जंग थी वो भी इस इशू पे थी। उसके अलावा 1999 में जो कारगिल वार हुई वो भी कश्मीर पे ही हुई। अब जब बात हुई कश्मीर के साथ कश्मीर को इल्हाक करने की, तब इंडिया के लीडर जवाहरलाल नेहरू जो थे
उन्होंने एक कह सकते हैं कि कमिटमेंट दी कि भाई जैसे ही अमन व अमान कायम हो जाएगा हम अपनी फोर्सेस को वापस बुला लेंगे और कश्मीरियों को हक इरादियत दिया जाएगा कि भाई वो जिसके साथ चाहे इल्हाक कर रहे हैं या फिर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहे। अब 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन पास किया कि भाई रेफरेंडम शुड बी जो है, तो मतलब उन्होंने ये कहा जी रेफरेंडम आज सूरत होना चाहिए और कश्मीरियों को लिबर्टी दी जाए, आज़ादी दी जाए इस चीज़ की भाई कि वो क्या करना चाहते हैं, वो यहाँ रहना चाहते हैं या वहाँ रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। मगर आज वो ये भी आपके सामने 75 साल हो गए हैं भाई, वो रेफरेंडम बस वो नाम का ही था, हुआ तो नहीं अभी तक, उसमें कुछ भी नहीं, वो ये जंग ही चल रही है कंटिन्यूसली। तो ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। अब होता ये है नाज़रीन ग्राम के उसके बाद जो आर्टिकल आपने सुना ही होगा कि इंडिया ने एक आर्टिकल मंसूख कर दिया, वो आर्टिकल 370 के मुताबिक था ये कि 3 जो डेवलपमेंट्स हुई थी उनमें पहली जो थी वो डिफेंस की थी, दूसरी एक्सटर्नल अफेयर्स की थी और तीसरी कम्युनिकेशन थी। अब इंडिया ने ये आर्टिकल मंसूख करके उसने ये कहा भाई कि ये 3 चीज़ें मेरे पास रहेंगी, उसके अलावा जो कश्मीरी जो है तो वो गवर्नमेंट जो है तो अपने मामलात खुद देख ले। मतलब जो मेन चीज़ें हैं, डिफेंस आपका आ गया, ठीक है, आपकी डेवलपमेंट्स जो एक्सटर्नल अफेयर्स आपके आ गए, आपकी कम्युनिकेशंस आ गई, यही तो मेन चीज़ें हैं, वो सारी वो अपने पास रखे कहता जी आप बाकी मामलात खुद देख लें, हम आपके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। और अब आप देखें कि 35A भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके मुताबिक कश्मीरी गवर्नमेंट को इख्तियार है कि भाई वहाँ के जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनके अलावा वो किसी को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त नहीं दे सकते और बाहर का कोई शख्स भी वहाँ नौकरी हासिल नहीं कर सकता और ना ही जो है तो वहाँ पे एजुकेशन ले सकता है। अब ये 2 आर्टिकल इंडियन आयन ने इंडिया के आयन में ख़त्म हो गए, इंडिया ने ख़त्म कर दी। एज अ रिजल्ट होता ये है कि हिंदुओं को कश्मीरियों के जो है तो हुकूक कश्मीरी में जो है तो प्रॉपर्टी ख़रीदने और वहाँ नौकरी करने की हुकूक मिल गए। अब ऑब्वियसली होना ये है कि भाई हिंदू जो है तो इंडिया में मेजोरिटी में, ये तो सबको पता है, तो उन्होंने कश्मीर में भी जो है तो मेजोरिटी में आने का फैसला किया। ज़ाहिर है अब उन्होंने कहा जी भाई हिंदू जितने थे उन्होंने कहा इंडिया ने उनको वहाँ पे सेटल करने की कोशिश की कश्मीर में, तो कि भाई जब हम ये करेंगे बाद में हम रेफरेंडम कराएंगे तो ज़ाहिर है ऑलरेडी हिंदू मेजोरिटी में होंगे वहाँ पे, तो हम रेफरेंडम करा के भी तो हम जीत जाएंगे और इसको मजबूरी हमारे साथ इल्हाक करना पड़ जाएगा। तो ये तो एक सोची समझी जो है तो साजिश थी। अब इस सब को देख के कश्मीरियों को लगा कि भाई ये उनके हक पे डाका है, जाहिर सी बात है डाका था भी, और इसी वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किए, इन पर कर्फ्यूज़ भी लगे, मगर पाकिस्तान में भी इसकी शदीद मजम्मत की गई। अब ये बेसिकली था आर्टिकल 370। अब शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों को जो है तो मेरी ये बात पसंद ना भी आई हो कि भाई अगर हमने कश्मीरियों को जेली दवाइयाँ देनी है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड अगर हम कर सकते और कराची का जो है तो कूड़ा देना है तो इन्होंने इंडिपेंडेंट होने दें, मतलब होने को बेहतर ये जो जस्टिफाई कर लें आप। लेट्स सपोज अगर वहाँ रेफरेंडम हो भी जाता है तो ज़्यादा चांसेस ये है कि भाई वो इंडिपेंडेंट ही होना चाहेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भी कोई इशू नहीं है, वो उनके पास ये राइट्स है कि भाई वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहें या इंडिया के साथ रहना चाहें या फिर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहें। ये तो हर शख्स से एक फंडामेंटल राइट होता है, आप किसी को इस पर कंपेल नहीं कर सकते कि नहीं भाई आपने उसी के साथ रहना है, उसी के ज़ेर असर रहना है। ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि आप किसी से उसके जो है तो फंडामेंटल राइट्स हैं वो छीने। तो बेहतर यही है कि उनको बिल्कुल ओके छोड़ देना चाहिए, भाई आप उनको छोड़ दें, आपके यार के जिसके साथ आप जाना चाहें उसके साथ। अगर वो पाकिस्तान के साथ आ जाएं तो ये तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।